Okay. Now preparing part 4 mole concept. As you know that already we have discussed part 1, part 2, part 3 and part 3 has two part 3A, part 3B and part 4 और 3 पढ़ने से पहले ही हमने पार्ट 5 देख लिया था। पार्ट 5 जो था वो था कंसंट्रेशन टर्म्स, जिसमें हमने पढ़ी मोलैलिटी याद आ रहा है, मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, मास वॉल्यूम परसेंटेज। ऐसे 11th क्लास स्टूडेंट्स की अगर बात करें तो आपको नॉर्मलिटी नहीं पढ़ेंगे तो भी अभी चलेगा उनमें, ठीक है। आप पार्ट्स पर मिलियन नहीं पढ़ोगे तो चलेगा, लेकिन आपको सबसे ज़्यादा फोकस किस पे करना है, मोलैलिटी, मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज एंड मास वॉल्यूम परसेंटेज। तो सर ये अचानक से हम क्यों इसको रिवाइज याद करें, बिकॉज जस्ट ओनली द सम पार्ट यानी प्रैक्टिस प्रॉब्लम ऑन लिमिटिंग रिएजेंट इज रिमेनिंग, आफ्टर दैट दिस कंप्लीट चैप्टर विल बी फिनिश। वो यहाँ पर ये पूरा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। ये मोल कॉन्सेप्ट पे जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं, जो आज जब हम लिमिटिंग रिएजेंट पे प्रैक्टिस करेंगे तो लिमिटिंग रिएजेंट के साथ साथ हम एक नई टर्म्स भी पढ़ेंगे, यानी मोल कॉन्सेप्ट को कंसंट्रेशन टर्म से जोड़ना, यानी द रिलेशन बिटवीन मोल कॉन्सेप्ट and concentration term. All those concentration terms which we have already studied, molarity, that all of you will study also in the 12th class in the chapter solution. So 12th class का physical chemistry का जो पहला चैप्टर है solution, solid state के बाद वाला, वहाँ भी ये वापस से पढ़ने को मिलेगी। बट मोल से जो रिलेशन है वो यहीं पढ़ना है, क्लियर है। सो प्रैक्टिस लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया मुझे में, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टीचर्स कई सारे बताते हैं कि जिसके मोल कम होते हैं, कुछ बोलते हैं जिसकी क्वांटिटी कम होती है, बट हमने क्या सीखा है, जो पूरा कंज्यूम हो जाए या जिसका एस्को सबसे कम हो, ठीक है, डिस्को नहीं, जिसका एस्को क्या है, स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कैसे निकालते हैं, गिवन मोल्स डिवाइडेड बाय मोल्स स्टैंडर्ड मोल्स इन बैलेंस इक्वेशन। सभी को याद है उसमें। सो पार्ट 4 एंड द लास्ट पार्ट ऑफ द मोल कॉन्सेप्ट, इसके अंदर हम डिस्कस करें इसकी प्रॉब्लम। सो लिखो क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन, when 4.6 gram of sodium pieces, 4.6 ग्राम ऑफ सोडियम पाउडर, ऐसा कर दो, reacts with 4.9 ग्राम ऑफ H2SO4, then find out the following. First, number of moles of hydrogen gas produced. Second, number of atoms of hydrogen produced. Third, find out the limiting reagent of this reaction. Next question. When 98 gram of phosphoric acid solution
falls on 100 gram of marble pieces, 100 gram of marble pieces in a marble industry, then how many molecules of carbon dioxide gas will be produced, and find out the limiting reagent of this reaction. Limiting reagent of this reaction. Question number 3. For a given chemical reaction, ऐसा लिख के नीचे की लाइन से ये रिएक्शन लिखो जो मैं लिख रहा हूं. 10A plus 5B plus 15C plus 2D to produce 8E plus 10G. 10A plus 5B plus 15C, 15 plus 2D to produce 8E plus 10G. ठीक है. इफ ये पूरी रिएक्शन लिख ली, उसके नीचे पैराग्राफ चेंज करके नेक्स्ट लाइन चलें. इफ 10 moles each of reactants, if 10 moles each of reactants mixed in a vessel then how many moles of G will be produced? How many moles of G will be produced? So these are the 3 questions which are based on limiting reagents, to practice the limiting reagent and to connect the limiting reagent with basic mole concept. Now put up a heading, question based on concentration term and mole concept relation. Concentration term and mole concept relation. लिखो फर्स्ट क्वेश्चन. The curved syrup bottle in its chemical composition, mention that 25%
25% weight by volume, 25% weight by volume of glucose. Find out the number of moles of glucose, comma, number of atoms of number of molecules, atom हटा, number of molecules of glucose in 500 ml of syrup, cough syrup bottle. 500 ml of cough syrup bottle. ठीक है, एक और क्वेश्चन निकलो. Find out the number of oxygen atoms in 68.4 ग्राम of कैन शुगर, मतलब शुगर कैन. ठीक है, कितने हो गए? 5 क्वेश्चन समझ में. सो स्टार्टिंग 3 क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन लिमिटिंग रिएजेंट्स, सो देन यू कैन डू. और जो कंसंट्रेशन टर्म और मोल कॉन्सेप्ट का रिलेशन है तो कोई नया टॉपिक नहीं है, बल्कि आपको बस 2 टॉपिक अगर आपके पढ़े हुए हों तो आपको मर्ज करके अपना माइंड उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना है और क्वेश्चंस को सॉल्व करना है ना. पहले पूरा ट्राई करेंगे उनमें, उसके बाद ही सॉल्यूशंस को देखेंगे मुझमें ना कि क्या है सॉल्यूशन मुझमें. डायरेक्ट नहीं, पहले उसको पूरा अच्छे से फोकस करोगे, ट्राई करोगे, सॉल्व कर लिया. अगर आपको लिमिटिंग रिएजेंट पता ही नहीं है, आपने टॉपिक पढ़ा नहीं है, तो इन क्वेश्चंस का कोई मीनिंग नहीं है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल लिमिटिंग रिएजेंट शुड बी क्लियर मुझ में. उसके बाद ही आप इस मोल कॉन्सेप्ट पार्ट 4 पे, ये 5 क्वेश्चन आपका पूरा मोल कॉन्सेप्ट का रिविजन करा देंगे मुझ में. इसमें पूरा रिविजन हो जाएगा. ठीक है, नाउ कम टू द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 1. हम जो क्वेश्चन दिए पता चलेगा कि आपको लिमिटिंग रिएजेंट कितना आता है और कैसा नहीं. क्रॉस चेक करना है आपको मुझ में. बताओ क्या क्वेश्चन दिया था. When 4.6 gram of sodium powder reacts with 4.9 gram of H2SO4, then find out the following. First, number of moles of hydrogen gas produced. Second, number of atoms of hydrogen produced. And third, find out the limiting reagent of this reaction. हमें मोल्स ऑफ हाइड्रोजन निकालना है. तो क्या गिवन है, मैंने यहाँ गिवन लिख लिया. गिवन है फर्स्ट 4.6 ग्राम ऑफ सोडियम, सेकेंड है 4.9 ग्राम ऑफ. अब देखो यहाँ पर हालांकि H2SO4 एक सॉल्यूशन होता है, बट मैं उसे ग्राम में कंसिडर कर रहा हूँ अभी, क्योंकि इस कंडीशन इस टाइप के क्वेश्चन में आपको कोई भी डेंसिटी और ये कुछ भी मेंशन नहीं है. सो हमें इतना, लेकिन कई बार ऐसा होगा क्वेश्चन में कि व्हेन 4.6 ग्राम ऑफ सोडियम रिएक्ट विद 4.9 ml ऑफ H2SO4 और उसकी डेंसिटी दे देंगे जैसे 2 ग्राम पर ml. तो आपको उसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा. सो ये बाय डेंसिटी वाले क्वेश्चन होते हैं. तो डेंसिटी वाले क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब लेवल इंक्रीज करके होते हैं. लेवल का मतलब नहीं होता है वहाँ पर, टीचर बोलते हैं लेवल नहीं. आपको अपना माइंड लगाना है. मैंने आपको एक बार बहुत पहले कॉन्सेप्ट क्लियर किया था कि वाटर की डेंसिटी 1 ग्राम पर ml होती है, लेकिन हनी की क्या होगी, बहुत ज़्यादा होगी. ऐसा मैंने एक एक्सप्लेनेशन दिया था ना. वैसे ही इन सब की लिक्विड, तो H2SO4 को मान के चलिए कि हम 4.9 ग्राम, लेकिन एक्चुअल में वो उतने ही इक्विवेलेंट के लिक्विड से रिएक्ट कर रहा है.
ठीक है। सो ये मोल्स ऑफ हाइड्रोजन निकालना है। दूसरा क्या निकालना है? एटम ऑफ हाइड्रोजन। देखो ये मोल्स ऑफ हाइड्रोजन निकालना है, एटम ऑफ H निकालना है, और थर्ड फाइंड आउट करना है लिमिटिंग रिएजेंट। तो जो क्वांटिटी पे बेस पढ़ते होंगे, जिन्होंने क्वांटिटी वाला कि भाई इसकी क्वांटिटी कम दिख रही है, इसकी क्वांटिटी ज़्यादा, जिसकी क्वांटिटी कम वो लिमिटिंग रिएजेंट, अगर ऐसा डायरेक्ट कर दिया तो कभी कभी सही होगा, कभी कभी, है ना, हमेशा, क्योंकि लिमिटिंग रिएजेंट क्वांटिटी से नहीं देखा जाता, मोल से भी नहीं देखा जाता। उसके लिए आपको रिएक्शन को क्या करना पड़ेगा? बैलेंस करो। तो स्टेप बाय स्टेप पूरा सॉल्यूशन देखते हैं, है ना। तो यहाँ पे मैं उसका सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूँ। पहले इन दोनों को रिएक्ट करता हूँ। वेन एवर एनी मेटल रिएक्ट्स विद एसिड इट रिलीज हाइड्रोजन गैस। ये एक प्रॉपर्टी है, जब भी कोई मेटल किसी एसिड से रिएक्ट करता है हाइड्रोजन गैस। सो सोडियम प्लस H2SO4 क्या बन जाएगा भाई? Na2SO4 प्लस हाइड्रोजन गैस बाहर हो गई। कोई दिक्कत? अब ये रिएक्शन हमने बना ली। अब देखो मैंने कहा था इस स्टेज पे आने के बाद अगर आप मुझसे ये एक्सपेक्ट करो कि मैं फिर से वही पढ़ाऊँ केमिकल फार्मूला, रिएक्शन प्रैक्टिस, आप लिमिटिंग रिएजेंट के क्वेश्चन करने की कोशिश तभी कर सकते हो जब आपको रिएक्शन बनाना, मतलब आप डायरेक्ट प्रोडक्ट का फार्मूला लिखने बैठ जाओ और वो भी सही फार्मूला, तो समझ लीजिए कि आप LR के क्वेश्चन करने के लायक बन गए। ठीक है। सो Na प्लस H2SO4 रिएक्शन को क्या करना है? हमें बैलेंस करना है। यहाँ 2 सोडियम के बीच सही है, यहाँ पे 2 लगा दिया, तो 2Na प्लस H2SO4 Na2SO4 प्लस हाइड्रोजन गैस, रिएक्शन बैलेंस हो गई। समझ में? चलो जो गिवन है वो लिख लो। ये कितना गिवन है? सॉरी पहले स्टैंडर्ड, पहले क्या आएगा? स्टैंडर्ड। इसके आगे 2 लिखा है तो ये 2 मोल, ये आगे 1 मोल, और ये तो हमें क्या करना है? फाइंड आउट ही करना है, सॉरी, लेकिन स्टैंडर्ड है तो यहाँ 1 है तो 1 लिखना पड़ेगा। नाउ गिवन, ये गिवन है कितना? 4.6 ग्राम। ये कितना गिवन है? 4.9 ग्राम। उनमें और ये हमें क्या करना है? फाइंड आउट करना है। कन्वर्ट टू मोल्स, मोल में कन्वर्ट कर दें तो 4.6 डिवाइडेड बाई 23 कितना हो जाएगा भाई? ये 10 हो गया तो 2 0.2 4.9 डिवाइडेड बाई 98, अगेन इसको हटाया उसी में 1/2 मतलब 0.05 लिख दूँ 0.05, कोई दिक्कत? और इसके मोल्स x, मान लो इसके मोल्स कितने बनेंगे? x। यहाँ तक का स्टेप तो आप सबके माइंड में होगा। स्टैंडर्ड रिएक्शन को बैलेंस करने के बाद फिर गिवन को मोल में कन्वर्ट कर दिया। अब जो स्टेप आती है वो है एस्को। एस्को से हमें क्या पता चलता है कि इन दोनों में से कौन लिमिटिंग रिएजेंट है। वो रिएजेंट जो रिएक्शन में पूरा कंज्यूम हो जाएगा और वही डिसाइड करेगा कि प्रोडक्ट कितना बनेगा। ठीक है। और इस पॉइंट को क्लियर करने के लिए मैंने आपको एक क्वेश्चन करवाया था अमोनिया फॉर्मेशन वाला। अगर लिमिटिंग रिएजेंट नहीं आ रहा है तो वो वाले पोर्शन को अच्छे से देखो, प्रैक्टिस करो। तो एस को निकालने का रूल क्या है? गिवन मोल्स डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड। सो 0.2 डिवाइड बाय 2। ठीक है। अगर मैं 0.2 को इसको सॉल्व करके देखूं मुझ में, तो अगर ध्यान से देखा जाए तो आप इसको एक हम 1/, की टर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। 1/, की टर्म में कन्वर्ट कर देंगे तो ये 10 हो जाएगा। ठीक है, कैंसिल हो गया तो 1/10। ठीक है, मतलब मैं डायरेक्ट 0.1 भी लिख सकता हूँ, बट हमें इसको भी 1 की टर्म में लेके चलेंगे तो आपको कंपैरिजन इजी हो जाएगा ये 1 में। ठीक है। और अगर मैं इसे, तो अभी आप देखो 0.05 मतलब 1/20 था, 1/20/1 ही है तो ये 1/20 आएगा। तो देखो ये 1/10, ये 1/20, छोटा कौन है? अरे ऑलरेडी यहाँ पे भी समझ में आ रहा था, ये 0.2/2 था, लेकिन ये 0.05/1 ही है। सो मैं इसे 1/, की टर्म में इसलिए समझा रहा हूँ कि यहाँ से समझ में आएगा कि कौन स्मॉल है। देखो जिसकी क्वांटिटी ज़्यादा है वो लिमिटिंग रिएजेंट है, ऐसा बोल नहीं रहा हूँ, दिस इज नॉट ए डेफिनेशन। यहाँ ऐसा हुआ है, मान पड़ा सर ने बोल दिया कि डेफिनेशन चेंज हो गई। मेरी डेफिनेशन बहुत फिक्स सिंपल है, दैट रिएजेंट ऑफ रिएक्शन विच इज कंप्लीटली कंज्यूम्ड। मतलब क्या होगा पता है? जब आप एक वेसल लोगे,
4.9 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड और 4.6 ग्राम सोडियम पीस को मिलाओगे, ये पूरा खत्म हो जाएगा और वेसल में आखिरी में क्या बच जाएगा? सोडियम बच जाएगा। सोडियम क्या होगा? क्योंकि ये पूरा कंज्यूम हो जाएगा, सोडियम के पीस बच जाएंगे। आए बात समझ में? तो ये कौन है? एलआर है समझ में। तो फ्रॉम स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इट्स क्लियर दैट, अब इसका काम खत्म हो गया पिक्चर में से। अब आप इसका काम सिर्फ क्या है? एलआर फाइंड आउट करना। जैसे ही आपको मिल जाए आप इसको पूरा भूल जाओ, इसकी तरफ देखो भी मत उनमें, और आपको बस एक्स की तरफ देखना है कि मुझे ये एक्स फाइंड करना है उनमें, और मार्केट के रेट पे आ जाओ उनमें। 1 रुपए में 1 चॉकलेट पिताजी ने कितने दिए थे? बहुत गरीबी है ठीक है। तो आंसर आ गया, आंसर आ गया मुझे में। मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, 1 टेंड्स टू 1 and 0.05 tends to x, so x equal to 0.05. It means moles of hydrogen, मैं बायो वालों को आ रहा है भाई? moles of hydrogen produce, अरे बायो वालों को आ रहा है कि नहीं? 0.05 आ रहा है बेटा। अब क्या फाइंड आउट करना है? मोल्स हो गया, यहाँ टिक लगा दिया, एटम्स बोले। लेकिन हाइड्रोजन जो है वो एक गैस है जो मोलिक्यूल की बनी होती है, और इसका एक मोलिक्यूल 2 एटम का बना होता है। यानी वही बात हो गई, याद आ रहा? बॉल, एक बॉल के अंदर 2 बॉल, ठीक है। सो नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स, पहले मोलिक्यूल निकालना पड़ेगा। जब भी किसी कंपाउंड में या गैस में एटम पूछा जाए तो हमें एटोमिसिटी वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करना होता है, हाँ या नहीं? देखो, नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स का फॉर्मूला लगाऊंगा तो नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय Na। सो मेरा आंसर आया 0.05 Na। लेकिन ये नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स आए, ये क्या बता रहा है? नंबर ऑफ बॉल्स, बड़ी बॉल, और हर एक बॉल के अंदर 2 छोटी बॉल है। तो वो पूछ रहा है कि छोटी बॉल कितनी, तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर दूं? 2 से। सो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन इक्वल टू एटोमिसिटी मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स। एटोमिसिटी कितनी है? 2 मल्टीप्लाई 0.05 इंटू Na। बोलो भाई आंसर क्या होगा? 0.1 Na। सॉरी, क्लियर है? ये भी निकल गया, ये तो आएगी भाई, क्योंकि इसके बिना तो ये आता ही नहीं, ठीक है। तो पहले ये फाइंड किया, उसके बाद ये आया समझ में। क्वेश्चन हो गया, किसका करेक्ट है पूरा? LR तक कौन कौन आ गया था? 1 2 3 4 LR 5 LR आ गया था, ठीक है। ये ऐसे ही आया था। अब LR के बाद और किसने कहाँ तक सॉल्व कर लिया था? LR आ गया, मतलब मोल्स आ गए थे, ये वाला पार्ट रह गया था। अभी समझ में आया? ठीक है। अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछते तो ये आंसर होता, पूछा क्या था? नंबर ऑफ एटम। तो ये मैंने क्यों दिया? ताकि इससे पुराना भी हमारा एक रिवीजन हो गया, ठीक है। कि अगर मॉलिक्यूल्स देकर एटम पूछे जाए, एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एटम एंड मॉलिक्यूल, दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, ठीक है। वहाँ आप कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि एटम क्या है और मॉलिक्यूल क्या है। क्लियर है? Now come to the question number 2 of mole concept part 4 limiting reagent. Question बताओ भाई। When 98 gram of phosphoric acid solution falls on 100 gram of marble pieces in a marble industry, then how many molecules of carbon dioxide will be produced, and find out the limiting reagent of this reaction. Okay, अब ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है। देखो, गिवन क्या है? वेट ऑफ H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड। अब फॉर्मूला नहीं पता, छोड़ दो, वापस इस चैप्टर को ही पीछे चले जाओ, है ना। 98 ग्राम। वेट ऑफ मार्बल, अब मार्बल मतलब क्या? कैल्शियम कार्बोनेट, 100 ग्राम हो गया, ठीक है। अब जो फाइंड करना है वो तो अपने को बताइए। सबसे पहले तो हमें एलआर फाइंड करना होगा मुझे में, कि हमको एलआर निकालना पड़ेगा, रिएक्शन आना चाहिए। सो कैल्शियम कार्बोनेट CH, इधर देखो भाई, तुम एक बार रिएक्शन को देख लो, रिएक्शन ही है। अगेन
मैंने क्या कहा कि यहाँ पे आप एक्सपर्ट हो जाना चाहिए। अगर आप अभी भी आपके माइंड में प्लस माइनस और आप अभी भी आप डायरेक्ट प्रोडक्ट का फॉर्मूला नहीं लिख पा रहे हो उसमें, तो आप रिएक्शन में प्रैक्टिस आप एक्सपर्ट नहीं हुए हो, तो एलआर के लिए इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए एलिजिबल नहीं हो, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ठीक है, तो ये वैसा पार्ट हो गया। तो कैल्शियम फॉस्फेट, ठीक है, कैल्शियम CA3PO4 होल ट्वाइस, कैल्शियम फॉस्फेट बन जाएगा होल ट्वाइस, ठीक है, प्लस H2CO3, H2CO3 से क्या बन जाएगा, तो मैं अभी डायरेक्ट H2CO3 लिखता हूँ, समझो, क्योंकि रिएक्शन को क्या करना पड़ेगा आपको, बैलेंस, उसके बाद हम H2O प्लस CO2 बना देंगे। इतना हो गया। अब रिएक्शन में मेजर डिफरेंस कौन दिखा रहा है, ये 3:1 और ये 2:1 का ही डिफरेंस है। तो जहाँ डिफरेंस ज़्यादा होता है उसको पहले बैलेंस करते हैं, बैलेंसिंग का रूल। तो पहले कैल्शियम को बैलेंस करना, कैल्शियम को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे लगाना पड़ेगा 3, लगा दूँ, तो ये 3 कैल्शियम लगा दिया। अभी PO4 यहाँ पे 2 लग रहे हैं, तो ये भाई साहब भी 2 होंगे, ठीक है, ये पूरा बैलेंस हो गया। लेकिन यहाँ से कार्बोनेट कितने आ रहे हैं, 3, और यहाँ से हाइड्रोजन कितने आ रहे हैं, 6, 2 3 6, तो यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा। अब इस 3H2CO3 को मैं और ओपन कर दूं तो मैं इसे ऐसा भी लिख सकता हूँ, CA3PO4 होल ट्वाइस प्लस 3H2O प्लस 3CO2 लिख दूं, बोलते ही नहीं हो, क्योंकि आपसे क्वेश्चन उसने CO2 की टर्म में मांगा है। तो जब भी कार्बोनिक एसिड बनता है तो बहुत वीक एसिड है, वो इमीडिएटली किस में ब्रेक हो जाता है, H2O प्लस CO2 में। तो अब हमारा रिएक्शन बन गया है पूरा, आपका रिएक्शन आ गया। रिएक्शन कितनों ने बना लिया था, अच्छा ये तो क्वेश्चन भी आए ही नहीं थे, कोई बात नहीं, ठीक है। तो बिना ट्राई करे सुनना नहीं लेक्चर, पहले ट्राई करने का, उसके बाद ही। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं, पहले क्या लिख लें, स्टैंडर्ड लिख दें, डायरेक्ट स्टैंडर्ड लिखूँ फटाफट फटाफट, स्टैंडर्ड 3 2, और ये फाइंड आउट करना है तो इसी का लिखेंगे 3 हो गया, CO2 का समझ में आएगा ना। ये CO2 का 3 लिखा है, मतलब वाटर का 3 नहीं है, CO2 वाला 3, इसके 2 और इसके 3 गिवन। ये कितना दिया है, कैल्शियम कार्बोनेट 100 ग्राम, ये कितना दिया है 98, और ये तो फाइंड करना है क्वेश्चन मार्क, कन्वर्ट टू मोल, मोल में कन्वर्ट करेंगे तो 100 ग्राम मतलब 1, ठीक है, 98 ग्राम मतलब 1, क्यों, क्योंकि उनका मोलिकुलर वेट ही दे दिया है। फॉस्फोरिक एसिड का मोलिकुलर वेट, कैल्शियम कार्बोनेट का मोलिकुलर वेट, तो 98/98 बहुत बड़ा सवाल है। आया समझ में, ये क्या बनेगा भाई, x, बस हो गया क्वेश्चन। अब कुछ भी नहीं होता। अब इसका LR तो क्या निकालना पड़ेगा, डिस्को 1/3 1/2, छोटा कौन है, मतलब ये डिसाइड करेगा कि ये कितना बनेगा, ठीक है ना, CO2। तो मार्केट का रेट क्या है, 3 रुपए में 3 चॉकलेट, पिताजी ने कितने दिए, 1, आंसर क्या है 1/3, 1 दिए ना, नहीं समझ में, तो फिर से ऐसा लिख दूं कि समझ में आएगा, 3 टेंड्स टू 3, 1 टेंड्स टू x, x इक्वल टू ये आपका 3 से 3, ठीक है, मतलब 1 से 1 ही हो गया ये, सॉरी 3 से 3, तो 1 से 1, तो आंसर 1 आया ना, 1/3 नहीं आया, नहीं समझे, बोलिए। सो ये ऐसा कैंसिल हो जाएगा, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 मोल ऑफ CO2 प्रोड्यूस, हो गया भाई। अब क्या पूछा था, LR भी हो गया, मोल्स भी हो गए, और क्या बोला है, मोलिक्यूल्स, तो मोल मल्टीप्लाई बाय Na, आंसर 1 Na। नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय Na।
सो 1 Na आंसर क्या, Na की वैल्यू रखने की जरूरत नहीं है, वो डिपेंड करता है ऑप्शन पे, तो ये तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो Na तक छोड़ देंगे इसको। क्लियर है? चलो नहीं, अब क्वेश्चन नंबर 3 बोलो क्या दिया है। हाँ एक अच्छा क्वेश्चन है भाई। 10A 5B 15C प्लस 2D 8E 10G। मैं 30 सेकंड दे रहा हूँ मतलब इस क्वेश्चन को करने के लिए, बहुत इतना इजी क्वेश्चन है कि 30 सेकंड में हो जाएगा वो। जिसमें आपका समय शुरू होता है अब, ठीक है। 1 करोड़ का सवाल है। देखिए अपना आंसर क्रॉस चेक करें। मुझे एक बार फिर से बताओ कि इस रिएक्शन में पूछा क्या है उन्होंने। Sir, if 10 moles of each reactant mixed in a vessel, then how many moles of G will be produced? बहुत बढ़िया समझ में। अब देखो उन्होंने क्या बोला है कि रिएक्टेंट इन सभी के कितने मोल लिए हैं, 10 मोल। तो इस क्वेश्चन को वो लोग नहीं कर सकते जिनके माइंड में लिमिटिंग रिएजेंट की गलत डेफिनेशन है, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग तो वो रिएक्टेंट जिसके नंबर ऑफ मोल्स कम हो। यहाँ तो सभी के कितने दिए, 10 गिवन कितना है भाई 10। तो देखो आपको ये सब स्टेप करने की जरूरत ही नहीं ना, क्योंकि डायरेक्ट आपको मोल दे दिया है, सीधे एस्को वाला स्टेप करना था। यहाँ 10 यहाँ 10 यहाँ 10 यहाँ 10, समझ में क्या निकाल लो, एस्को जरा सा खिसको तो वही 1 2 1/2 कौन बोला, अरे सबसे कम कहाँ आ रहा है, नहीं है समझ में। यहाँ आएगा 10/10 1, यहाँ आएगा 10/5 2, यहाँ आ रहा है आपका 10/15, ठीक है। 10/15 मतलब कितना हो गया 2/3, और यहाँ आ रहा है 10/2 मतलब 5। तो सबसे कम इसी में आ रहा है, जिसका है इसको सबसे कम वही उस रिएक्शन का क्या होता है, लिमिटिंग रिएजेंट। और जो लिमिटिंग रिएजेंट होता है वही डिसाइड करेगा कि प्रोडक्ट कितना बनेगा, मतलब मार्केट का रेट डिसाइड करता है। मार्केट क्या कहता है कि 15 रुपये में 10 चॉकलेट, थोड़ा महंगा जमाना है, 15 रुपये में पिताजी ने कितने दिए, तो अब दिन सॉल्व करना पड़ेगा। क्या आएगा आंसर, 15 टेंड्स टू 10, 10 टेंड्स टू x, सो x इक्वल टू हो गया भाई 100/15 मतलब 6 पॉइंट समथिंग। क्या आएगा 6 पॉइंट समथिंग मोल्स ऑफ G। ये क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, ध्यान रखना, फाइनल एग्जाम में भी और कॉम्पिटिटिव में भी इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो जिन्होंने पढ़ा ही नहीं होगा LR और इस टाइप के क्वेश्चन, तो वो इस टाइप के क्वेश्चन नहीं करें कि कैसे करें इसमें ए कौन बी कौन। आपको इससे मतलब ही नहीं है कि ए कौन बी कौन, हमें तो फाइंड आउट क्या करना है, कॉन्सेप्ट से मतलब है मुझ में। सो देयर वेरी, आप खुद भी ऐसे बहुत सारे कुछ भी अननोन वैल्यू रख के आप खुद भी अपने अलग अलग क्वेश्चन बना सकते हो। यू कैन ऑल्सो प्रैक्टिस ऑन। क्लियर है मुझ में जी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन बेस्ड ऑन, बहुत बढ़िया, दिस आर द क्वेश्चन बेस्ड ऑन रिलेशन बिटवीन कंसंट्रेशन टर्म्स प्लस मोल कॉन्सेप्ट। देखो क्वेश्चन जो दिए हैं आपको उसमें कंसंट्रेशन का भी यूज़ किया है और मोल कॉन्सेप्ट का, दो पॉइंट्स को मिक्स किया है। तो देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। The cup syrup bottle is chemical composition mentioned that 25% weight upon volume of glucose. स्टॉप, एक मिनट में। 25% weight by volume of glucose. Okay, next. Find out the number of moles of glucose, number of molecules of glucose is 500 ml of cup syrup water. Number of moles of glucose find out करना है। Number of molecules of glucose ये भी find out करना है। और आपको कितना कप सिरप की बॉटल की साइज कितनी है, 500 ml. ओके, कप सिरप बॉटल ऑफ 500 ml। ओके, तो ये इस क्वेश्चन में अब क्या फाइंड करना, देखो नंबर ऑफ मोल्स हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से बेसिक से हम समझना है कि मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है। मोल्स इक्वल टू गिवन वेट मोलिकुलर वेट। अब ग्लूकोज का फॉर्मूला CCH12O6, तो उसका मोलिकुलर वेट होता है 180। तो यहाँ तो मैं 180 रख दूंगा, लेकिन मेरे पास क्या नहीं है, अगर ये होता तो मोल डायरेक्ट निकल जाता। यानी मुझे सबसे पहले तो वेट फाइंड आउट करना है।
और मॉलिक्यूल तब तक नहीं आ सकते जब तक मोल नहीं आएंगे, क्योंकि मॉलिक्यूल का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय Na। तो पहले मोल चाहिए, मतलब दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, और मोल तब आएंगे जब वेट आएगा, और वेट हमें कहीं ना कहीं इससे मिलेगा, इसीलिए ये जानकारी दी गई है। तो कफ सिरप की जो बॉटल होती है, मैंने कहा था कि आप कफ सिरप की बॉटल ले लो या कोई टैबलेट ले लो, उसके रेपर पे देखो आपको W/W, W/V, V/V ऐसे परसेंटेज कंपोजिशन लिखे हुए दिखाई देंगे, ठीक है। तो जिन्होंने वो लेक्चर सुना होगा उसमें मैंने ऐसा इंस्ट्रक्शन भी दिया हुआ है, और इस पे अच्छे क्वेश्चन। सो 25% वेट बाय वॉल्यूम, ये परसेंटेज आपको दिया है। इसका मतलब क्या होता है कि 25 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इन 100 ml ऑफ सिरप बॉटल। पहले इसका मीनिंग इलोबरेट करते हैं। जिसको इलोबरेट करना नहीं आएगा उसको बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि वो फॉर्मूले से करेगा। परसेंटेज का फॉर्मूला पता है कि नहीं, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज का फॉर्मूला जो होता है WB अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। नहीं आ रहा है, मेरी बात समझ में आ रही है उनमें। तो 25%, तो 25% का मतलब हो गया 25 ग्राम। नहीं समझ में आया? So here 25% weight by volume means 25 gram of glucose in 100 ml of सिरप बॉटल। अगर आप मार्केट से 100 ml की सिरप बॉटल लेकर आओ तो उसके अंदर ग्लूकोज कितना होगा, 25 ग्राम। हम मार्केट से कितने ml की बॉटल लाए तो उसमें कितना होगा, 125 आया नहीं? कितना का आंसर 125 आया? कितनों को समझ में आया 125? 125 कैसे आया? अच्छा वो टेंस वाला कर रहे हो, टेंस टू एक्स करके। सर इंटू 5। किसका इंटू? सर मतलब सर 25 100 ml की बोतल में 25 ग्राम का ग्लूकोज है, तो 500 ml की बोतल में और ऑब्वियसली 125 ग्राम का ग्लूकोज। मतलब इस क्वेश्चन को थोड़ा उल्टा करके पढ़ो। 100 रुपये में 25 चॉकलेट आती है, पिताजी ने कितने दिए? 500। अमीर हो गए। ऐसा तो कर सकते हो ना। उन्हीं में वो जो एक्स वाला भंडा है, वो बस मार्केट का रेट पता कर लो, आपको सब्जी खरीदना आ जाएगी। आ जाएगा ना 125। यहाँ घबराना नहीं है ना यहाँ, और जिनको नहीं आया वो दिक्कत वाली बात है। थोड़ा सा उसको प्रैक्टिस करो सब्जी खरीदने की। आप ऐसे क्वेश्चन आपस में प्रैक्टिस कर सकते हो मुझे में, ठीक है। जैसे बटाका 500 रुपये किलो मुझे में, तो बताओ कि 10 ग्राम बटाका कितने के आएंगे मुझे में। ऐसे घर पे प्रैक्टिस करो 10-12 बार मुझे में, लॉरी वाले के पास जा जाके। ठीक है, चलो फिर। सो आगे हमारा काम हो गया ख़त्म। क्या हो गया? 500 ml of syrup bottle contain 125 ग्राम ऑफ, बस यही तो हमें चाहिए था। अरे WB आ गया ना, गिवन वेट आ गया तो निकाल लो, अब तो हो गया। मोल्स इक्वल टू 125 डिवाइडेड बाय एंड मॉलिक्यूल्स इक्वल टू 125 by 180 मल्टीप्लाई बाय Na। हो गया ये क्वेश्चन। दिस इज द रिलेशन बिटवीन कंसंट्रेशन टर्म एंड मोल। आया समझ में? तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4, या इस टॉपिक का क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो। Find out the number of oxygen atoms in 68.4 gram of cane sugar. फिर से Find out the number of oxygen atoms in 68.4 gram of cane sugar. सो बहुत इजी क्वेश्चन था। यहाँ पर जो है किसका रोल है? एटॉमिसिटी वाला प्रॉब्लम है ये।
ये क्या शो करने के लिए है, देखो C12H22O11, ठीक है, ये ब्लू ब्लैक मिक्स हो गया। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ कैन शुगर। मोलिकुलर वेट, इसका मोलिकुलर वेट कितना होता है 342 ग्राम, याद होना चाहिए ना, तो प्रैक्टिस करोगे याद हो जाएगा। कितना होता है 342 ग्राम, ठीक है। गिवन क्या है 68.4 ग्राम ऑफ कैन शुगर, तो मोल से निकाल लेते हैं। मोल्स इक्वल टू 68.4 डिवाइडेड बाय 342, कितना हो जाएगा, इसको हटा दो 10, ये 2, 0.2 आ गया, है नहीं, इतने मोल्स हैं। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, अगर मैंने आपसे ये पूछा होता फाइंड आउट दी, क्वेश्चन की सीरीज समझना, क्वेश्चन आप खुद ही बना सकते हो अपने अकॉर्डिंग, फाइंड आउट दी नंबर ऑफ मोल्स इन 68.4 ग्राम ऑफ कैन शुगर, तो आंसर 0.2 पहला क्वेश्चन। दूसरा, फाइंड आउट दी नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स ऑफ कैन शुगर इन 68.4 ग्राम ऑफ कैन शुगर, मतलब आप मार्केट से इतनी शक्कर खरीद के लाए, जो हम खरीद के लाते हैं वो ये वाली शुगर होती है, ठीक है, तो उसमें कितने मॉलिक्यूल्स हैं, तो मॉलिक्यूल्स के फॉर्मूले तो अभी कई बार पढ़ लिया, मोल मल्टीप्लाई बाय Na, तो आंसर हो गया 0.2 Na। बट भाई साहब ने पूछा क्या है, फाइंड आउट दी नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इन 68.4 ग्राम ऑफ कैन शुगर। लेकिन इसी में आप एक क्वेश्चन और ऐड कर सकते हो, फाइंड आउट दी नंबर ऑफ एटम्स इन 68.4 ग्राम ऑफ कैन शुगर। दो पार्ट बना देते हैं, एक क्वेश्चन में लिख देता हूं यहां पे फाइंड नंबर ऑफ एटम्स इन 68.4 ग्राम ऑफ कैन शुगर, दिस इज वन क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन लिख देता हूं फाइंड नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन 68.4 ग्राम ऑफ कैन शुगर, ठीक है। ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन दोनों में क्या पूछा गया, यहां पूछा है, अब आप ध्यान से समझना भाई, ये बहुत खतरनाक बॉल है, ये एक ऐसी बड़ी बॉल है जिसके अंदर बहुत सारे एटम है। इसकी एक बॉल में टोटल कितने एटम है, देख लो भाई, 12 प्लस 22 प्लस 11 40, एक बॉल के अंदर 45 छोटी बॉल्स हैं, टोटल कितनी है 45, लेकिन 3 टाइप की बॉल है, ये सुनो, 12 बॉल, 22 बॉल एंड 11 बॉल। यहाँ क्या पूछ रहा है, ऑक्सीजन की बॉल कितनी है, और यहाँ क्या पूछ रहा है, टोटल बॉल्स कितनी है, तो यहाँ किससे मल्टीप्लाई करेंगे 45 से, मतलब इसकी एटोमिसिटी और यहाँ पे एटोमिसिटी 11, तो आंसर क्या है, नंबर ऑफ एटम्स इक्वल टू 45 मल्टीप्लाई बाय 0.2 इंटू Na, and number of oxygen atom in 68.4 equal to 11 multiply by 0.2 multiply by Na। आया क्या समझ में? हमारा फॉर्मूला है नंबर ऑफ एटम्स इक्वल टू एटोमिसिटी मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ पार्टिकल्स, यानी Na, एवोगैड्रो नंबर। तो यहाँ जब टोटल पूछेंगे तो सभी की एटोमिसिटी देखेंगे। क्वेश्चन का इंपॉर्टेंस समझ में, आपसे क्या पूछा जा रहा है आपको ये ध्यान रखना है उनमें, ठीक है। जब ये सब सीख रहे हो ना, देखो ये डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन है, और आपसे अगर नहीं बना है, आपको क्लिक नहीं करा है, तो प्लीज़ ध्यान देना भाई, यहाँ पे आप इन सारे क्वेश्चनों को एक बार समझ लो, कॉन्सेप्ट क्लियर करो, एंड अगेन फिर से सॉल्व करके देखो, मतलब इन्हीं का वापस से टेस्ट दो कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ या नहीं हुआ है, ठीक है, विच इज़ नोन एज सेल्फ एनालिसिस टेस्ट। उनमें आप जब तक अपना खुद का, और जब आपसे ये वापस से दूसरी बार सॉल्व हो जाएंगे मन से, इट मीन्स आपकी कौन सा रटना नहीं है, मतलब बड़ा इसको बैठ के 4 बार सॉल्व करके रट लिया फिर टेस्ट दिया। अगर आप ये देखना चेक करना चाहते हो कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हुए नहीं, आपने पहली बार इसको देखा समझ लिया, वो जिसमें इट्स क्लियर, वो जिसमें आपने नोट्स बना लिए, नोट्स बनाने के बाद वो जिसमें आप कल यानी कुछ घंटे के बाद, कुछ टाइमिंग आवर के बाद में, थोड़ा सा डिस्टेंस के टाइम में इसका क्या करो, एक टेस्ट दे दो, इन्हीं क्वेश्चनों को वापस से मन से करके देखो, आपको पता चलेगा कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हुए हैं या नहीं हुए हैं, ठीक है। और दूसरा तरीका तो है कि मोर एंड मोर प्रैक्टिस करो, इस टाइप के कुछ और क्वेश्चंस के ऊपर प्रैक्टिस करो, वर्कआउट करो, क्लियर। तो यहाँ पे सारे हो जाते हैं हमारे उनमें, एंड आफ्टर दैट दिस चैप्टर मोल कॉन्सेप्ट इज कम्प्लीटली
फिनिश। समझ में, इसके सारे पूरे पांचों पार्ट हो जाते हैं। मोल कॉन्सेप्ट नहीं आया तो 11th का फिजिकल नहीं आएगा, 12th का फिजिकल नहीं आएगा, फिजिकल केमिस्ट्री नहीं आएगी। इट्स द ABCD ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री, क्योंकि सारे कैलकुलेशन यहीं से शुरू होते हैं। क्लियर है? बार बार देखिए, इस पर प्रैक्टिस करिए अच्छे से अच्छे, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की। समझ में, जो जो क्वेश्चंस आप बेसिक लेवल पे कर सकते हैं। अब एक टॉपिक इसके अंदर रह जाता है जो आप लोग पढ़ते हैं, विच इज़ एम्पिरिकल फार्मूला एंड मोलिकुलर फार्मूला। समझ में, एंड बेस्ड ऑन दैट यू कैन ड्रॉ। मतलब एम्पिरिकल एंड मोलिकुलर फार्मूला एक्चुअल में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर भी आता है और वहाँ पर आता है क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव एनालिसिस के अंदर। ठीक है, तो मैं हमेशा उसे वही पढ़ाने का प्रेफरेंस करता हूँ। तो जब हम लोग ऑर्गेनिक वाला पार्ट शुरू करेंगे, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस, तब एम्पिरिकल फार्मूला और मोलिकुलर फार्मूला को डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो पढ़ा दिया है उस पर फोकस करो, जो नहीं पढ़ाया है ना उसको मत देखो। यानी जो कहने का मतलब है, जीवन का उसूल भी यही है, जो है हमारे पास उसमें संतुष्ट रहो, जो नहीं है मतलब बड़ा अपन रोज सोच सोच के परेशान, मेरे पास ऐश्वर्या क्यों नहीं है तो जो है भाई उसी में खुश रहो, परेशान हो जाओगे लाइफ में। ठीक है, so we are going to start with one of the most important chapter and the backbone of the inorganic chemistry, chemical bonding। बट मैंने इसका नाम यहाँ कार्बन एंड कंपाउंड भी लिखा है। मुझ में 11th में नाम है केमिकल बॉन्डिंग, 10th में नाम है कार्बन एंड कंपाउंड। सो इट मीन्स बेसिक इंट्रोडक्शन जो है इस चैप्टर का वो आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। सो दैट वी हैव टू रिवाइज इट, उनमें कि बॉन्डिंग का मतलब क्या है और कहाँ कहाँ से हमें पॉइंट, और पूरा जो पैटर्न है आपको एज ऑल ऑफ यू नो दैट मुझमें कि वी विल मूव विथ क्वेश्चन बैंक। यानी हम इस चैप्टर को क्वेश्चन बैंक के फॉर्म में क्यों पढ़ते हैं, इस चैप्टर को, इसका क्या इंपॉर्टेंस है और आपको क्या बेसिक बातें पता होना चाहिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन दी क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस। मुझे ना कि हमें क्वेश्चन पता होना चाहिए कि कौन कौन से क्वेश्चंस इसके ऊपर बनते हैं मुझमें। सो हेडिंग डाली होगी, आप लोग हेडिंग डालेंगे केमिकल बॉन्डिंग मुझे में, और ये आपको रिमाइंडर डालने के लिए आता है। ठीक है भाई, जो 10th क्लास में है, ऐसा कोई है जो अभी 10th में है, तो वो कार्बन एंड कंपाउंड हेडिंग डालना। ठीक है, लिखो फर्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन द फॉलोइंग। डिफाइन दी फॉलोइंग, न्यू चैप्टर है भाई, लिखो फटाफट। डिफाइन दी फॉलोइंग। फर्स्ट वैलेंसी, वैलेंसी। सेकेंड नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब सेकेंड क्वेश्चन लिखो, ये क्वेश्चन फर्स्ट था। फाइंड आउट दी valency and number of valence electron, valency and number of valence electron of following elements, following elements। first lithium, second carbon, third oxygen, fourth sodium, fifth aluminium, sixth chlorine, ठीक है। नेक्स्ट why elements combine to form bond।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। व्हाट इज केमिकल बॉन्ड? Then next question, how many type of chemical bond, how many type of chemical bond found in different type of chemical compounds? ठीक है, फुल स्टॉप। चलिए पहले यहाँ तक का पोर्शन हम क्लियर करते हैं उदाहरण करके और आगे। As you know, in already we have discussed in the atom and molecules, है ना, एटम मॉलिक्यूल जो हमने अभी मोल कौन सा देखा तो, और पीरियोडिक प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग सारे एलिमेंट्स आपको याद हैं। कैटायंस और एनायंस की आपको लिस्ट भी याद होगी, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, इन सब में +1 लिखवाया मैंने, यस और नो। मैग्नीशियम में +2, कैल्शियम +2, एल्यूमिनियम +3, ऐसे ही हमने कुछ माइनस भी लिखे जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब -1 है। और इनको कंबाइन कर आपने बहुत सारे डिफरेंट टाइप के फॉर्मूलेस बनाए, जैसे सोडियम क्लोराइड तो NaCl बनाया, मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2, एल्यूमिनियम क्लोराइड देखो तो सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला है NaCl, मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2, एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3। तो हमने सवाल किया था कि ये फॉर्मूला यहाँ पे 3 ही क्यों आता है, मतलब या एक क्वेश्चन ऐसा आपसे पूछा गया था कि वाटर का फॉर्मूला H2O ही क्यों है, HO क्यों नहीं है, H4O, H10O या H10O2, मतलब कुछ भी, ये फिक्स ही क्यों है, यहाँ 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन ही क्यों आता है। इन क्वेश्चन का आंसर मुझ में हमने एक वर्ड के साथ दिया था, वो था इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। The atoms and molecules are electrically neutral. Atoms and molecules are तो जितने भी कंपाउंड हैं, अगर मैं यहाँ पे इस फॉर्मूले को थोड़ा सा भी चेंज करता हूँ तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी डिस्ट्रॉय हो जाती है। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल का मतलब होता है नंबर ऑफ प्लस इक्वल टू नंबर ऑफ माइनस। तो उस क्वेश्चन का आंसर मिल गया। अब दूसरा क्वेश्चन होता है कि ये +1 ही क्यों आता है, सोडियम पे +1 ही क्यों है, मैग्नीशियम +2 क्यों है, एल्यूमिनियम +3 क्यों है, फ्लोरीन -1 क्यों है। समझ रहे हो, मतलब हमने जो लिस्ट ऑफ चार्ज पढ़ी उनमें उनके इस चार्ज के ओरिजिन के पीछे रिस्पॉन्सिबल कौन है। समझ में, क्या हर एलिमेंट, देखो हमने कुछ सिलेक्टेड एलिमेंट्स का ही चार्ज लिखा लिस्ट में, उनमें पूरी पीरियोडिक टेबल का नहीं लिखा। तो क्या बाकी दूसरे एलिमेंट्स कंपाउंड नहीं बनाते हैं, वो भी तो कंपाउंड बनाते हैं। सो ये +1 +2 +3 या -1 -2 ऑक्सीजन का O ऑक्साइड, ये क्या शो करता है, ये इनकी वैलेंसी को शो करता है। क्या शो करता है, मतलब ये चार्ज कैसे आए ये जानना है तो हमें वैलेंसी पता होना चाहिए। अब वैलेंसी कैसे आई, वैलेंसी कैसे कैलकुलेट करें, इसके लिए थोड़ा सा आपको पुराना यानी पीछे के पोर्शन को रिवाइज करना पड़ेगा, तब आपको ये वैलेंसी के बारे में कॉन्सेप्ट पता चलेगा कि वैलेंसी क्या होती है। बोलिए, तो लिखो भाई डेफिनेशन करके लिखते चलते हैं फटाफट। सबसे पहले डेफिनेशन वैलेंसी की, क्यों पढ़ रहे हैं वैलेंसी, क्लियर हुआ, वाई वी आर स्टडिंग वैलेंसी। अभी हमने 1 बाय 1 अपने क्वेश्चन का आंसर फिर से याद करो। पहला क्वेश्चन आया था कि सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला यही क्यों है, NaCl2 क्यों नहीं होता, NaCl3 H2O का फॉर्मूला कुछ और क्यों नहीं होता, तो उस क्वेश्चन का आंसर है इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। फिर हमने क्वेश्चन किया कि इनमें सोडियम पे +1 का ही चार्ज क्यों होता है, इसमें +2 क्यों, इसमें +3 क्यों, इसमें -1, तो इस क्वेश्चन का आंसर कौन देगा, वैलेंसी। कौन देगा, वैलेंसी। तो ये वैलेंसी टॉपिक क्यों पढ़ रहे हैं, समझ में आ रहा है। और वैलेंसी जब आएगी तब हमें बॉन्ड समझ में आएगा। क्लियर है। सो लिखो वैलेंसी की डेफिनेशन लिखो, द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एनी एलिमेंट, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एनी एलिमेंट इज नोन एज इट्स वैलेंसी। कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एनी एलिमेंट
इज नोन एज इट्स वैलेंसी। ठीक है, बस सेकेंड पॉइंट लिखो। number of electrons present in the outermost shell, number of electrons present in the outermost shell, outermost orbit भी लिख सकते हो, number of electrons present in the outermost orbit or shell of any element is known as number of valence electron, is known as number of valence electron. Clear? अब थोड़ा सा यहाँ पे फोकस करो सभी लोग। आप सबको पता है कि हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था यूनिवर्स का, यूनिवर्स इक्वल टू मैटर प्लस एनर्जी, ठीक है, और कहा था कि हम सब, आप, मैं, मार्कर, मोबाइल, डस्टर, ये बोर्ड, हर कोई, ऑल दोज थिंग्स विच हैव मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस आर नोन एज मैटर। ये एयर भी एक मैटर है, क्योंकि एयर भी स्पेस ऑक्यूपाई करती है। बोझ में जो चेयर आपको दिख रही है खाली नहीं है, यहाँ पे भी कोई बैठा है, भूत प्रेत आत्मा नहीं बैठी है ना, एयर। बोझ में जैसे ही आप धमाक करके बैठते हो वो एयर भाग जाती है भाई, समझ रहे? तो कैसे एयर एक मैटर है, ये हम कैसे प्रूव कर सकते हैं? हाउ कैन यू प्रूव दैट एयर इज अ मैटर? बाय ब्लोइंग द बलून। आप एम्प्टी बैलून लो, उसका वेट करो, 2-3 ग्राम 4 ग्राम आएगा, लेकिन जब उसको ब्लो करोगे, एयर से ब्लो करोगे, ठीक है, तो ब्लोड एयर का जब आप वेट करोगे तो वेट क्या होगा? थोड़ा सा इंक्रीज होगा। ये शो करता है कि एयर में क्या होता है? वेट होता है। तो अगर उसमें मास है तो वो स्पेस भी ऑक्यूपाई कर रही है ना। बलून ने स्पेस ली तभी तो बलून फूल गया, अगर वो स्पेस नहीं लेती तो फूलता नहीं। ठीक है भाई, ये छोटे छोटे क्वेश्चन है जो ऑलरेडी हो गए। सो यहाँ क्यों आ रहे सर, इतना पीछे क्यों चले गए? ठीक है, हमने अरे एक लाइन पढ़ी थी कि ऑल मैटर्स आर मेड अप ऑफ एटम्स। किसके बने हुए? यानी हर मैटर किसका बना है? एटम का बना है। एंड 2 और 3 एटम कंबाइंड होते हैं तो क्या बन जाता है? मॉलिक्यूल बन जाता है। लेकिन एटम इज अनकटेबल, ऐसा किसने कहा था? डाल्टन ने। बट बाद में जैसे जैसे नई नई डिस्कवरी होते गई तो हमें एक एटम का स्ट्रक्चर मिला कि एटम इज मेड अप ऑफ, ऑल मैटर्स मेड अप ऑफ एटम, इन एटम्स मेड अप ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है, तो एक एटम का स्ट्रक्चर कैसा है? व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ एटम? इस एटम का स्ट्रक्चर उनमें सबसे पहले थॉमसन ने दिया था। थॉमसन ने कैसा बताया? जस्ट लाइक अ वाटरमेलन, है ना। फिर रदरफोर्ड आए, रदरफोर्ड ने एक एटम का स्ट्रक्चर कैसा दिया था? उन्होंने कहा था कि भैया एटम स्फेरिकल है, सेंटर में न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज होता है क्योंकि उसके अंदर क्या होते हैं? प्रोटॉन होते हैं। जब रदरफोर्ड ने मॉडल दिया था तब न्यूक्लियस की, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी नहीं हुई थी, बाद में हुई थी। फिर जब बाद में न्यूट्रॉन आ गया तो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आ गए, और इस न्यूक्लियस के अराउंड ये है न्यूक्लियस, ठीक है, और न्यूक्लियस के अराउंड जो ये बनाए ये सब क्या है? हमारे ऑर्बिट है, और इन ऑर्बिट में नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ऐसा मॉडल किसने दिया था? सो दिस इज रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। क्लियर है? बट रदरफोर्ड के बाद कौन आए? बोहर। बोहर ने सिर्फ एक ही नया काम किया उनमें। सो बोहर मॉडल को अगर रिप्रेजेंट करना हो, so how I will represent Bohr model of atom? न्यूक्लियस बनाएंगे, उसके अराउंड हम ऑर्बिट्स बनाएंगे। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और न्यूक्लियस के चारों ओर होता है पॉजिटिव चार्ज। ये हो गया न्यूक्लियस यानी सेंटर। क्लियर? ये जो फर्स्ट ऑर्बिट है इसको उन्होंने नाम दिया था के, देन एल, देन एम, देन एन। बाद में इसी के एल एम एन को उन्होंने n इक्वल टू 1, मतलब जिसे मैं k कह रहा हूं उसे n इक्वल टू 1 भी कह सकते हैं, इसे n इक्वल टू 2, और इसे कहते हैं n इक्वल टू 3।
अब n इक्वल टू 1 में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट। तो किसी ऑर्बिट में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं? तो यहाँ n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2 और n इक्वल टू 3 रखेंगे तो हमें एक फॉर्मूला पता है सबको, 2n स्क्वायर। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या है? 2n स्क्वायर। तो यहाँ n इक्वल टू 1 रखोगे तो क्या आएगा? 2। यहाँ n इक्वल टू 2 रखो 8 और n इक्वल टू 3 रखोगे तो 18। मतलब ये न्यूक्लियस के ठीक पास वाला जो ऑर्बिट है उसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, उसके बाद वाले में मैक्सिमम 8 और उसके बाद वाले में मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। क्लियर? ये बोहर मॉडल का यहाँ क्या काम है, इसका हम क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं मुझ में, क्योंकि वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन को फाइंड आउट करने के लिए हम मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का नहीं बल्कि बोहर कन्फिग्रेशन का इस्तेमाल करेंगे। विल यूज बोहर कन्फिग्रेशन, मॉडर्न का भी कर सकते हैं उनमें, बट पहले बोहर्स है कि बोहर्स के मॉडल आने के बहुत टाइम बाद मॉडर्न कन्फिग्रेशन आया था। तो बोहर के मॉडल से किस तरह से केमिकल बॉन्ड की सही डेफिनेशन आई उनमें। क्लियर? तो अब फर्स्ट 20 एलिमेंट्स आप सबको याद है, ठीक है। सो ये तो मैंने आपको समझाने के लिए कि मैटर इज मेड अप ऑफ एटम, एटम्स मेड अप ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, प्रोटॉन पॉजिटिव, न्यूट्रॉन न्यूट्रल, कोई चार्ज नहीं, ये सब आपको पता है। ये रदरफोर्ड का मॉडल था। सिर्फ रदरफोर्ड ने क्या नहीं दिया था? ये सिस्टम नहीं दिया था, बोहर ने ये सिस्टम दे दिया था उनमें अरेंजमेंट। और इसके बेस में आप सबने 10th क्लास में और 9th क्लास में एक काम किया होगा, क्या? फर्स्ट 20 एलिमेंट्स का कन्फिग्रेशन बनाया होगा, ऐसा याद आ रहा है? डॉटेड स्ट्रक्चर है नहीं? और यही काम आप सबको फिर से एक बार रिपीट करना है। मतलब आप सबने ऑलरेडी किया हुआ है। कहाँ? कॉन्फ़िगरेशन जब पढ़ाया था तब, जब मैंने कॉन्फ़िगरेशन पढ़ाया था उनमें तब। और अगर आपने नहीं किया है उनमें तो यहाँ ध्यान रखना है कि आपको कॉन्फ़िगरेशन का वो पार्ट, मतलब वो कैसा काम है पहले, मतलब so to find out the valency of elements, so first of all we learned how to find out the valency। बोले तो पहले 10 एलिमेंट्स की अगर यानी तो क्वेश्चन को कैसा पूछा जा सकता है? फाइंड वैलेंसी ऑफ फर्स्ट 10 एलिमेंट बाय बोहर डायग्राम। बोहर डायग्राम, अगर ऐसा क्वेश्चन आपको दिया कि 10 एलिमेंट बाय बोहर डायग्राम, तो बोहर डायग्राम हमें एलिमेंट्स, तो पहले एलिमेंट्स आपको याद होना चाहिए था ना। तो बताओ भाई फर्स्ट एलिमेंट्स, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम। बस 10 हो गए ना, कि ये सब 10 में ही आते हैं। तो फर्स्ट 10 एलिमेंट्स को याद करने के लिए मैंने भी ट्रिक दी है और आपने याद तो किए होंगे। पहले फर्स्ट 20 एलिमेंट्स तो लर्न होने ही चाहिए, लेकिन एज ए 11th स्टैंडर्ड मैंने पूरी पीरियड टेबल आपको याद कराई है ना। अगर वहाँ गड़बड़ है, एस ब्लॉक पी ब्लॉक याद नहीं है तो गड़बड़ होगी। सो मैं कुछ ही एलिमेंट्स के एग्जांपल यहाँ आप देखो, फास्ट थोड़ा सा चलेंगे। हाय हेलो लिटिल बेबी, हाय हेलो लिटिल बेबी, तो बेबी की स्पेलिंग में बेबी। वॉचिंग कार्टून नेटवर्क ऑफ न्यूजीलैंड, ठीक है। हाय हेलो लिटिल बेबी, बेबी यहाँ पे इंक्लूड हो गया। वॉचिंग, नीचे वॉचिंग लाइन आ जाएगी एक एक्स्ट्रा, कार्टून नेटवर्क ऑफ न्यूजीलैंड। हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1, हीलियम 2, लिथियम 3, बेरिलियम 4, बोरॉन 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन 9, नियॉन 10। ये एटॉमिक नंबर क्या रिप्रेजेंट करता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जितना एटॉमिक नंबर उतने प्रोटॉन और उतने इलेक्ट्रॉन हैं उनमें। इन इलेक्ट्रॉनों को जब आप ऑर्डर में फिलअप करते हो उनमें, तो देखो अगर मैं यहाँ कोई भी एक, सपोज मुझे थोड़ी देर के लिए बोरोन का बोहर डायग्राम बनाना है, तो बोरोन के डायग्राम में क्या आ जाएगा? ऐसा कुछ आ जाएगा, न्यूट्रॉन। अब यहाँ पे न्यूट्रॉन, प्रोटॉन कितने रखूंगा मैं? 5 प्रोटॉन है। न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे? इसका एटॉमिक मास कितना है? 11, ठीक है। सो आप सबको
नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का फॉर्मूला बताओ, कौन बताएगा? एटॉमिक मास माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन, कभी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं लिखते हैं, नंबर ऑफ एटॉमिक मास माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। और सो ये जो लिखा है जैसे 1H1 2H4 3Li7 9 12 14 16 19 एंड 20, ये जो है ये सब नीचे एटॉमिक नंबर है और ऊपर जो हर एटम का मास, और इन सब के पीछे यूनिट लगाना भी, ये एक एटम का मास भी हो सकता है और एक मोल का भी हो सकता है ना। अगर मैं इन सब के पीछे ग्राम लगा दूं तो वो एक मोल का बन जाएगा, और पीछे AMU लगा दूं तो एक एटम का बन जाएगा। याद आ रहा है? सो ये 5, तो अगर यहाँ पे तो इसमें न्यूट्रॉन कितने हैं? 6, लेकिन इलेक्ट्रॉन तो 5 है ना, तो पहले में कितने 2 डॉट आपके बनाए थे, और जो नेक्स्ट ऑर्बिट है उसमें कितने आ रहे हैं? 3 आ रहे हैं। कितने आ रहे हैं? आएगा समझ में? सो जो इलेक्ट्रॉन सबसे लास्ट ऑर्बिट में आ रहे हैं वही क्या कहलाएंगे? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अभी वैलेंसी की डेफिनेशन नहीं पढ़ी हमने, अभी हमने वैलेंसी को समझा नहीं है, अभी तो क्या आया? वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब इसको मैं डायरेक्ट शॉर्ट में लिख सकता हूँ, तो इसमें तो एक ही इलेक्ट्रॉन है तो इसकी वैलेंसी 1, मतलब यहाँ कितना हो गया? 2,2, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया? 2,2, इसका 1, इसका 2,2 2,1, ये क्या है? इनका बोहर कॉन्फ़िगरेशन है। क्या है ये? ठीक है। पहले शेल में 2, मतलब ये क्या बता रहा है? K में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है। L में 4, KL 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 KL। ये सब क्यों हम इतना बेसिक ग्राउंड लेवल पे जा रहे हैं? क्योंकि वैलेंसी के फॉर्मूले नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करते हैं। इफ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज बिटवीन 0 to 5, मतलब लेस देन 5, इफ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन लेस देन 5, देन वैलेंसी इक्वल टू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। फॉर्मूला को समझ में आया? सो ये तो पूरा कॉन्सेप्ट था, यहाँ पे मैंने आपको बस रिवाइज किया था, इसको लिखना नहीं है। मेन इंपॉर्टेंट तो आपका पूरा रिवीजन वाला पॉइंट है। सो वैलेंसी का फॉर्मूला लिख रहा हूँ। If case 1, if number of valence electron less than 5, अगर 5 से कम है सो वैलेंसी इक्वल टू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। केस 2, if number of valence electron ग्रेटर देन 5, तब क्या हो जाता है? वैलेंसी इक्वल टू, बोलो भाई, 8 माइनस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। भूल गए सब? जी याद है? इन केस 3, इफ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 5, यहां कह रहे हैं 5 से कम, यहां कह रहे हैं 5 से ज्यादा, तो तीसरा केस ये भी आएगा ना कि 5 हो। जब नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होते हैं तो उसकी 2 वैलेंसी होती है, ये भी और ये भी, मतलब वैलेंसी इक्वल टू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड वैलेंसी इक्वल टू 8 माइनस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इन दिस केस द एलिमेंट शो 2 टाइप ऑफ वैलेंसी। इसकी कितनी होती है? 2 टाइप की वैलेंसी होती है। ऐसे क्लियर है? अब आपके सामने यहां नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहां है?
जहां मैं अंडरलाइन कर रहा हूं वो दिख रहा है? Yes. यस और नो? Yes. जो अंडरलाइन किए वो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वैलेंसी नहीं। लेकिन जिनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 5 से कम है, 1 2 दिख रहा है यहाँ पे, इसका 1 ही है, सो 2 देन 1, यहाँ पे बेरिलियम 2 3, सो यहाँ से हमारा शुरू हुआ साइकिल, समझ में आ रहा है? 4 5, लेकिन यहाँ 4 तक क्या हुआ, 5 से कम है, तो इन सब के वैलेंसी क्या है? उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बराबर है। 6 तो 8 minus 6 2 1 0 2 1 आई क्या बात समझ में? यहाँ आ रहा समझ? लेकिन इसका क्या है? इसकी वैलेंसी 5 भी है और 3 भी है। इसकी वैलेंसी नाइट्रोजन की वैलेंसी 5 भी है और 3 भी है। और वैलेंसी क्या बताती है? कंबाइनिंग कैपेसिटी, कंबाइनिंग कैपेसिटी। अब थोड़ी देर के लिए देखो, लिथियम, लिथियम की वैलेंसी 1 है, मतलब ये किसी एक ही एलिमेंट से जुड़ सकता है, मतलब लिथियम पे क्या है? +1 का चार्ज है, ठीक है। अब आप देखो सोडियम विच इज एटॉमिक नंबर 11 2 8 1, लास्ट में क्या आ रहा है? 1, ठीक है। तो ये जो 1 है, इसी के कारण से इसके ऊपर क्या है? +1 का चार्ज है। लेकिन जरा क्लोरीन को देखो, 2 8 7, तो सर इसकी वैलेंसी भी क्या हो गई? 1 ही हुई ना। इसकी वैलेंसी 1, इसकी वैलेंसी 1, लेकिन इसकी वैलेंसी को क्या लिखा जाता है? +1, जबकि इसकी वैलेंसी को क्या लिखा जाता है? तो ये प्लस और ये माइनस कौन डिसाइड करता है? अब ये तो समझ में आ गया कि कंबाइनिंग कैपेसिटी, मतलब क्लोरीन भी किसी एक एलिमेंट से कंबाइंड हो सकता है और सोडियम भी एक एलिमेंट से कंबाइंड हो सकता है। सवाल ये कि ये सब कंबाइंड होते ही क्यों हैं? वाई दे कंबाइंड, वाई 2 एलिमेंट कंबाइंड टू फॉर्म कंपाउंड्स? वो एलिमेंट फॉर्म में ही रहना क्यों नहीं पसंद करते हैं उनमें, उसके पीछे रीजन क्या है? सो वैलेंसी के फॉर्मूले क्लियर हुए उनमें। आपको मैंने यहाँ पर इस तरह से बताया है वैलेंसी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी के सारे हमारे बेसिक फॉर्मूले। दिस आर द बेसिक कॉन्सेप्ट्स व्हिच यू हैव ऑलरेडी लर्न उनमें, बट टू रिवाइज बिफोर स्टार्टिंग द केमिकल बॉन्डिंग, यानी बॉन्ड बनाने से पहले ये पूरा पोर्शन आएगा, केस 1 का, केस 2 का और केस 3 का। यहाँ हमारी तो वैलेंसी इक्वल टू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इस केस में 8 माइनस, और ये अब हमारे पास क्या आंसर आ गया? 1 होता है, यहाँ 1 होता है, लेकिन यहाँ प्लस होता है और यहाँ माइनस क्यों होता है? इसका आंसर फाइंड आउट करना है, ठीक है। प्लस माइनस का आंसर फाइंड करना है। दूसरा आंसर फाइंड करना है कि ये कंबाइंड होते ही क्यों है, सोडियम को क्लोरीन से बाइंड क्यों होना है और सोडियम क्लोराइड बनाते ही क्यों है। क्लियर? तो वो आंसर पहले ये नोट करना है उनमें आपको, यानी जो डेफिनेशन लिखाने के बाद में ये, और इस पे बेस्ड एक प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस क्या करना है? मतलब जो जो एलिमेंट्स मैंने दिए हैं उनमें नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी फाइंड आउट करनी। अब चाहो तो इसमें कुछ और एलिमेंट अपनी अकॉर्डिंग बढ़ा सकते, जैसे एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर क्या है? 13। अब 13 को डिवाइड करना है तो 2 8 3, तो लास्ट में आ जाएगा यहाँ पे 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। क्लियर है? यस और नो? उनमें तो इसको नोट कर लेना उनमें, फिर हम आगे बढ़ेंगे। Now come to focus on that neon.